अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास है और आज हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम लेसन नंबर 16 जिसे हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से रीड करा था, कविता आपको याद होगी 1 के मार्ग में, जो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के ऊपर थी। ठीक है, उसे हमने रीड करा था, एक्सप्लेन करा था, उसकी कविता के सार को समझा था। तो आप लोग अपनी हिंदी की बुक वसंत ओपन कर लीजिए। ठीक है, जिसमें पेज नंबर 115 पर आपको कविता दी हुई थी 1 के मार्ग में। ठीक है, तो हमने इस कविता को अच्छे से रीड कर लिया। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर बुक पर कंप्लीट करेंगे। जब भी आप किसी लेसन के क्वेश्चन आंसर वगैरह बुक वर्क वगैरह कॉपी में करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी क्लास को मेंशन करेंगे कि 6th क्लास। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देन लेसन नंबर और लेसन का नेम तो ज़रूर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है क्लास 6 हिंदी पार्ट 16 1 के मार्क में। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो आप लोग भी पहले वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं कि आपने वीडियो खोली और लिखना शुरू कर दिया। लिखने से पहले ज़रूरी है हर चीज़ को समझना। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई। ठीक है, 2 पग मतलब थोड़ी दूर चलने के बाद जब नगर से बाहर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी निकल गए वन की ओर जाने के लिए, तो कुछ दूर चलने के बाद सीता जी की क्या दशा मतलब हालत हो गई। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या हुआ था कि सीता जी थक गई थी, तो हमें वही लिखना है कि उत्तर होगा नगर से बाहर निकलकर 2 पग यानी कि थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी पसीने से लथपथ हो गई। क्या हो गई? पसीने से लथपथ हो गई, मतलब उनके फेस पर, उनके बदन पर पसीना नज़र आ रहा था, वो थकी हुई नज़र आ रही थी। उनके पैरों में कांटे चुभ गए। ठीक है, जाहिर सी बात है, जंगल है तो जंगल का रास्ता भी जंगली ही होगा, पेड़ पौधे नीचे कांटे बिछे रहते हैं। उनके पैरों में कांटे चुभ गए। उनके होंठ होंठ भी क्या हो गए? प्यास से सूखने लगे। जब हम लंबा सफ़र करते हैं और हमें पानी नहीं मिलता है तो हमारे होंठ भी सूख जाते हैं, हमें प्यास लगती है। वही सीता जी के साथ हुआ, उनके होंठ भी सूख गए या सूखने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा थक गई। क्योंकि जब हम चलते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं तो हमें भी थकान होने लगती है। वही सीता जी के साथ हुआ, वो बहुत ज़्यादा थक गई और थकने की वजह से उन्हें पसीने आने लगे। पसीने से वो लथपथ हो गई, उनके पैरों में कांटे भी चुभ गए और उनके होंठ भी प्यास से सूखने लगे। ठीक है, ये दशा किसकी हुई? सीता जी की दशा, मतलब ये हालत हो गई कब? जब वो नगर से बाहर निकलकर वन की ओर जाने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? ये आपको क्वेश्चन दिया है कि किसने किससे पूछा था कि अब और कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी मतलब मैंने आपको बताया था, पर्णकुटी मतलब झोपड़ी, घास फूस की जो झोपड़ी होती है जो लोग जंगलों में बनाकर रहते हैं, उसे पर्णकुटी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन किसने करा था? सीता जी ने करा था। किससे? राम जी से। हम ये लिखेंगे कि यह सीता जी ने राम जी से पूछा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो वो जाहिर सी बात है, हम थक जाते हैं तो हम पूछते हैं चलते चलते कि अब कितना और चलना है, हम कहाँ रुकेंगे, हम कहाँ थोड़ा आराम करेंगे, स्टे करेंगे। तो सीता जी ने वही पूछा राम जी से कि अब कितनी दूर और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएगा, हम अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि सीता जी बहुत ज़्यादा थक गई थी। हमारा रीज़न है, वजह है, इसी वजह से सीता जी ने राम जी से ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 के बाद आते हैं प्रश्न 3 पर। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम जो थे उन्होंने सीता की क्या सहायता की आपको बतानी है। जब राम जी ने देखा कि सीता जी बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं तो आपको बताना है कि उस समय राम जी ने ऐसा क्या किया कि सीता जी की मदद हो गई। तो हमें लिखना है कि उत्तर में राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं, जब राम को आभास हो गया, पता चल गया, जब सीता जी जाहिर सी बात है पूछेंगी कि कितना दूर और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, तो जाहिर हो गया राम को कि सीता इस वक्त बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं और उनके चेहरे पर पसीने भी नज़र आ रहे थे। तो बहुत देर तक बैठकर सीता के पैरों से कांटे निकालने लगे। जब उन्होंने देखा कि सीता थक चुकी हैं तो वो बहुत देर तक बैठकर क्या करने लगे? सीता के पैरों से कांटे निकालने लगे। बहुत देर तक क्यों? क्योंकि वो कांटे कम थे लेकिन वो कांटे निकालने में देर लगा रहे थे। वो चाह रहे थे कि सीता को बैठने का टाइम मिल जाए, विश्राम करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि सीता ऐसे तो बैठेंगी नहीं। अगर हम कह दें कि तुम बैठ जाओ, आराम कर लो थोड़ा, तो ऐसे तो बैठेंगी नहीं। तो उन्होंने बहाने से सीता के पैरों से वो कांटे निकालने में देर करने लगे।
जिसकी वजह से सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल गया। तो हमने यही लिखा है। राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं तो बहुत देर तक बैठकर सीता के पैरों से वह कांटे निकालने लगे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल गया। किसकी वजह से मिला ये मौका? राम जी की वजह से, क्योंकि राम जी ने सीता के पैरों से कांटे निकालने का एक छोटा सा नाटक किया था। ठीक है, वो कांटे जो 1 मिनट में निकल सकते थे उसी को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ले लिया कि सीता जी को आराम करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न 4 पर। दोनों सवयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको जो 2 पद दिए गए हैं, दोनों स्टैंजा दिए गए हैं, आपको दोनों में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो पहले में क्या दिखाइए? परेशानी दिखाइए वनवास के जाने की ओर। ठीक है, और दूसरे में क्या बताया? दोनों का प्रेम दिखाया है। तो हम यही लिखेंगे। पहले सवैये में यानी कि पहले स्टैंजा में कवि ने राम, सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के लिए नगर से बाहर निकलने के बारे में बताया है कि वो किस तरह से नगर से बाहर निकले और वन की ओर जाने लगे और सीता को परेशानी हुई, थकान होने लगी, है ना। ये बताया गया है पहले स्टैंजा में, पहले सवैये में। उसके बाद जबकि दूसरे सवैये में राम के सीता के प्रति प्रेम का वर्णन है। दूसरे स्टैंजा में क्या बताया गया है कि राम और सीता का प्रेम किस तरह से हमारे लिए एक क्या है, एक मान लीजिए आदर्श की तरह है कि अगर हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उन्हें किस तरह से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हर परेशानी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, प्रेम को दिखाया गया है। प्रेम मतलब जब आपने देखा सीता थक चुकी हैं, राम ने देख लिया था, राम समझ चुके थे, तो उन्होंने सीता के पैरों से कांटे निकाले, लक्ष्मण को पानी लेने के लिए भेजा और सीता को आराम करने का मौका दिया कि कुछ देर सीता आराम कर ले। तो ये सब क्या चीज़ थी? ये सब राम और सीता का एक दूसरे के प्रति क्या था? प्रेम भाव था। ठीक है, तो दूसरे स्टैंजा में, दूसरे सवैये में हमें सीता और राम के प्रति या सीता के राम के प्रति प्रेम का वर्णन है कि राम के मन में सीता के लिए कितनी ज़्यादा इज्जत, कितना ज़्यादा प्रेम और कितना ज़्यादा केयर बसी हुई थी। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा हर परेशानी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 4 के बाद आते हैं प्रश्न 5 पर। प्रश्न 5 में आपसे पूछा गया है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। आपको बताना है कि जो वन का मार्ग था, मार्ग मतलब रास्ता, वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, परेशानी से भरा था, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, पाठ के आधार पर बताना है। पाठ में आपने देखा सीता जी के पैरों में कांटे चुभ गए थे, उनको प्यास लगी, ठीक है, वो थक गई, तो इसका मतलब है कि वन का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो हमें यही अपने आंसर में लिखना है। उत्तर में हम लिखेंगे वन का मार्ग यानी कि वन का रास्ता अत्यंत कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। कांटों से मतलब जो कांटे पैर में चुभ जाते हैं उनसे भरा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। जितना ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया था उस वहाँ तक उन्हें कोई भी रहने के लिए सुरक्षित स्थान नज़र नहीं आया था जहाँ वो रुककर अपनी झोपड़ी बनाते और रह सकते। रास्ते में खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, खाने की वस्तुएं नहीं थी। जंगलों में जैसे हम बाग में जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो हमें खाने की वस्तुएं तो मिल जाती हैं बहुत सारी, लेकिन ये जंगल कुछ ऐसा था कि यहाँ पर उन्हें बहुत लंबे समय तक खाने की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई थी। पानी मिलना भी कठिन था, यहाँ तक कि यहाँ पानी मिलना भी क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन था, जिसकी वजह से सीता जी के जो होठ थे वो सूख गए थे। ठीक है, चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। जब आप किसी जंगल में या जंगली एरिया में सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो रास्ता, वो जो एरिया होता है कितना सुनसान रहता है। वहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी, कोई इंसान या हल्की सी भी खटपट की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, बिल्कुल सुनसान और शांति सी लगती है, लेकिन वो चीज़ हमें डराती है, हमारे मन में डर को पैदा करती है। तो यही इनको डर लग रहा था, तो ये बता रहे हैं, हमें कविता में बताया गया है कि चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण। असुरक्षा मतलब कि कभी भी कोई भी आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा जाए, ऐसा वातावरण। जंगल का रास्ता कैसा था, बहुत ज़्यादा कठिन था, मार्ग कांटों से भरा था, रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था जहाँ पर वो रह सकते। रास्ते में खाने की चीज़ें भी नहीं थी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं था। ठीक है, और सबसे मेन चारों तरफ सुनसान, सुनसान मतलब बिल्कुल शांति नज़र आ रही थी और असुरक्षा का वातावरण नज़र आ रहा था। ठीक है, ये हमें किसके हमने एक्सप्लेन किया है, हमने वन के रास्ते को बताया है कि जंगल का जो रास्ता था वो इस तरह से कठिन नज़र आ रहा था। किसके अकॉर्डिंग? पाठ के आधार पर। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, हमने पाठ के आधार पर बताया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के बाद उसी में बुक में आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ,
ये क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यह है आपको अनुमान और कल्पना। आपको ये क्वेश्चन सोचना है और अपने आप मन में कल्पना करनी है। जैसे कि गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पाँव चलने पर पाँव जलते हैं। जाहिर सी बात है, कभी कभी आप छत पे कपड़े सुखाने जाते होंगे, गर्मी की तपती जो धूप होती है उसमें ज़मीन बिल्कुल तप जाती है, गर्म हो जाती है और हमारे जो नंगे पाँव होते हैं वो जलने लगते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होना और पाँव धो लेना बड़ी राहत मिलती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम जब छत पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, छाँव को ढूंढते हैं, कहाँ छाँव है वहाँ पर खड़े हो जाएंगे छाया में, और अगर पानी डाल लें पैरों पर तो और ज़्यादा राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और ऐसे में हमें पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन मिल जाए तो हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं हुई होगी या तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने से पहले तक तुम्हारे मन की क्या दशा थी या कैसी दशा थी। दशा मतलब हालत थी, दशा मतलब हालत। आपको बतानी है कि अगर ऐसे टाइम में आपकी आवश्यकताएं, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, उससे पहले आपकी क्या हालत हुई होगी। तो आपको ये अपने मन में कल्पना करनी है और अपने पेरेंट्स से या अपने छोटे या बड़े भाई बहनों से आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लिखने का काम नहीं करना है, इसमें आपको अनुमान करना है, कल्पना करनी है। कल्पना मतलब अपने मन में सोचना है। उसके जस्ट बाद नीचे आपको ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है, जिसे हम भाषा की बात कहते हैं, ठीक है। लखी मतलब देख कर, पहुँची पहुँच कर, धरी रख कर, जानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। शब्दों को और अर्थों को हमने देख लिया। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि क्रिया में ई जोड़ते हैं। जैसे कि ये लखी, ई जोड़ दी, ठीक है। छोटी की मात्रा धर मतलब रखना, ठीक है। हम गाँव में आपने देखा होगा, इधर धर दे उधर धर दे, गाँव के लोग बोलते हैं ये भाषा, ठीक है। तो ये हमने ई की मात्रा जोड़ दी तो अवधि भाषा में ये क्या बन गया, धरी बन गया। लेकिन अगर हम अपनी भाषा देखें तो हम क्या लगाते हैं, इसके लिए कर लगाते हैं। जैसे अवधि भाषा में बैठ का हो जाएगा बैठी, और हिंदी भाषा में बैठ के साथ क्या लगाएंगे, कर। तो कर की जगह पर हमने क्या लगा दिया, छोटी की मात्रा लगा दी। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बता। तो हम तो नॉर्मल हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हम तो बैठ कर, रख कर, लिख कर ऐसे बोलते हैं। तो हमें अपनी ही भाषा के कुछ 6 शब्द यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या करें हैं, लिख लिए हैं। अपनी भाषा के कुछ शब्द जोड़कर लिखो। तो जैसे मैंने लिखा पढ़ प्लस कर, तो आप यहाँ लिखेंगे पढ़कर। बोल प्लस कर, आप यहाँ लिखेंगे बोलकर। लिख प्लस कर, तो आप यहाँ लिखेंगे लिखकर। सोच प्लस कर, तो आप यहाँ लिखेंगे सोचकर। और नहा प्लस कर, आप यहाँ लिखेंगे नहाकर। पहन प्लस कर, आप यहाँ लिखेंगे पहनकर। यहाँ मैंने प्लस बोला इंग्लिश में, आप यहाँ जमा बोलेंगे, पढ़ जमा कर पढ़कर, बोल जमा कर बोलकर, लिख जमा कर लिखकर, सोच जमा कर सोचकर, नहा जमा कर नहाकर, पहन जमा कर पहनकर। देखा आपने कितना इजी है। ये तो हमारी बोली के कुछ शब्द हैं जिसमें हमने कर जोड़ दिया है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट है, आपको इसको अपनी कॉपी में जब आप करेंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर इसको जोड़कर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है नीचे, जैसे कि मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज, ठीक है। इस लाइन का मतलब आपको दिया है कि उसमें एक बीज डूबा हुआ है, ठीक है। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे तो भी इसका मीनिंग हमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ऐसे ही आपको पेज नंबर 117 पर हमारी कविता से रिलेटेड कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये आपको इनके क्या करने हैं, मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। शब्द क्रम में लिखना है। जब तक हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। कविता में थोड़ा आगे पीछे शब्द हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि छाँ घड़ी है ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता था, छाया में एक घड़ी खड़ा रहकर, ठीक है। उदाहरण के आधार पर नीचे दी हुई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। नीचे आपको कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको इनको गद्य के क्रम में लिखना है, मतलब कि इनका मीनिंग भी एक्सप्लेन हो जाए और ये सीधी भी हो जाए, ठीक है। तो इसको मैंने आपके लिए अपनी कॉपी में कर लिया है। तो हम इस तरह से करेंगे, पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पुरतई निकसी रघुबीर बधू, ठीक है। तो इस पंक्ति का जो मतलब होगा कि सीता नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। बधू मतलब उनकी बीवी। सीता नगर से बाहर जाने के लिए या नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली,
ठीक है। इसी तरह आपको नीचे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनके मीनिंग भी एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि पुट सूख गए मधुराधर वह, पुट यानी कि होठ, मधुर होठ सूख गए, ठीक है। मधुर जो होठ थे वो क्या हो गए, मधुर होठ क्या हो गए, सूख गए, किसके, सीता जी के। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मीनिंग। उसके बाद है बैठी विलम्ब लो कंटक काणे, कुछ समय तक श्री राम ने सीता के पैरों से कांटे निकाले और दोनों ने आराम किया, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले से ही स्टोरी में बताया था पोयम में, कि जब सीता जी के पैरों में कांटे चुभ गए तो राम ने उनके पैरों से कांटे निकाले और दोनों ने आराम किया, कुछ वक्त तक आराम किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका पर्णकुटी करिहो कित है, यानी कि पत्तों की जो कुटिया होगी, हमारी जो झोपड़ी होगी, वो हम कहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसने करा, सीता जी ने करा था। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया यानी कि झोपड़ी, करिहो कित है, कहाँ बनानी है या कहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई थी, हमने उनके मीनिंग क्या कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोयम और इसके क्वेश्चन आंसर और इसका बुक वर्क पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद ही आपको इसका बुक वर्क क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने नहीं कंप्लीट किया है कर लगाने वाला, उसे आप खुद कर लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।